सुप्रभात बच्चों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा है आपने बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी और आपने इस त्यौहार को बहुत एंजॉय भी किया होगा। चलिए हम अपने पाठ्यक्रम में मैं आपको कुछ अवगत कराना चाहती हूँ। हिंदी व्याकरण में आपके जो मई महीने के जो 3 पाठ थे वो समाप्त हो चुके हैं। मैंने उसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सब कुछ पूर्ण करवा दिया है। आप सभी को उसे बहुत अच्छे से कक्षा कार्य कॉपी में करना है। आप सभी स्टडी मटेरियल में दिए गए गृह कार्य देखना मत भूलिएगा। मैंने हाल ही में एक स्टडी मटेरियल में गृह कार्य दिया है जो आपको स्वयं करना है, और ये कार्य मैं आपको उत्तर भी नहीं बताऊंगी। कुछ उसमें अभ्यास कार्य है, जैसे उसमें वाक्य प्रयोग करना है, कुछ में विलोम है और कुछ में पर्यायवाची शब्द। आशा है आप उसे गृह कार्य कॉपी में बहुत अच्छे और सुंदर लिखावट में करेंगे। इसके अलावा आपके पाठमाला के 2 पाठ समाप्त हो चुके हैं। आज मैं आपको आपका अगला पाठ 3 करवाने जा रही हूँ। इस कहानी को हम बहुत रोचक और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप प्रत्येक पाठ को बहुत सास्वर बहुत अच्छे से उच्चारण सहित पढ़िएगा, ताकि आपकी जो उच्चारण की त्रुटियां हैं वो ठीक हो सके और उससे संबंधित जो वर्तनी है वो भी आप उसे सुधार सके। मैं आपके सभी पाठों के जो कठिन शब्द हैं, कुछ माता पिता ने मुझसे निवेदन किया है जो कठिन शब्द है मैं उसे भी स्टडी मटेरियल में आपको भेज दूंगी, ताकि आप वहाँ से बहुत अच्छे से जो कठिन शब्द है वो देख सकें। मैं उन्हें काले रंग के पेन से अंडरलाइन अर्थात रेखांकित करूँगी। आप उन्हीं शब्दों को अपनी कक्षा कार्य कॉपी में कठिन शब्दों विषय लिखकर और पाठ का नाम लिखकर आप उसे कीजिएगा, और उन्हें आपको याद भी करना है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला पाठ। आइए देखते हैं पाठ 3 ओणम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओणम एक त्यौहार है जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और इस त्यौहार से संबंधित जो कथा है वो भी इस पाठ में मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। सबसे पहले इस पाठ का हम पठन करते हैं। आइए। भारत में वर्ष भर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार जनजीवन में उत्साह, उल्लास और एकता का संचार करते हैं। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम भाषा में श्रावण अर्थात सावन को चिंगमासम कहते हैं। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे बंगाल में हम लोग पूजा करते हैं तो वो 10 दिनों तक चलती है, उसी तरह केरल राज्य में भी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, ओणम का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और उल्लास से मनाया जाता है। और जो केरल है वहाँ की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा। और मलयालम भाषा में श्रावण अर्थात सावन के समय को चिंगमासम कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इस त्यौहार से एक प्रचलित कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में राजा महाबली केरल में राज्य करते थे। महाबली अत्यंत दयालु, दानी एवं पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली थी। वे प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। देवता महाबली की शक्ति और यश से भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें महाबली के शासन से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार लिया। वे महाबली के पास गए और राजा महाबली से दान में 3 पग धरती मांगी। राजा महाबली ने
अपनी दानशील प्रवृत्ति के कारण वामन की याचना स्वीकार कर ली। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची थी, इसलिए महाबली ने अपना शीश उस वामन वेशधारी विष्णु जी के आगे झुका दिया। वामन द्वारा शीश पर पैर रखते ही राजा महाबली पाताल लोक में जाने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आकर उन्हें अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए। भगवान विष्णु ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का अटूट विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली अपनी प्रजा से मिलने तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में घरों में दीप जलाती हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक ब्राह्मण अर्थात बोने का रूप धारण करके जो विष्णु भगवान है वो महाबली के पास आते हैं और दान में उनसे 3 पग धरती मांगते हैं। परंतु ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको महाबली के यश से, उनकी शक्ति से भय हो गया था। जो देवतागण थे वो महाबली के पराक्रम से भयभीत हो गए थे और उन्हें ये भय था कि धीरे धीरे जो महाबली है वो पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों पर अपना आधिपत्य न कायम कर ले। जबकि महाबली बड़े ही दयालु, दानी और पराक्रमी राजा थे, फिर भी उन्हें ये भय सता रहा था क्योंकि देवता तो देवता है ना, उन्हें अपने राज के चले जाने का भय जो था। तो ओणम जो है वो इसी कथा से ही संबंधित है। जब महाबली से 3 पग भूमि में वामन ने पहले पग में ही पूरी पृथ्वी को मांग लिया और दूसरे पग में आकाश को, तो अब उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए तीसरे पग में उन्होंने अपना सिर झुका दिया और विष्णु भगवान अर्थात वामन के लिए तो ये सुनहरा अवसर था। उन्होंने महाबली को पाताल लोक भेज दिया ताकि वो अपना राजस्व आकाश और धरती पर ना कायम कर पाए। परंतु वहाँ पर महाबली ने एक प्रार्थना की और वर्ष में एक बार पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति ली। और इस तरह से केरलवासी का यह अटूट विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष जो राजा महाबली है वो तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इसीलिए महिलाएं भी इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह और उल्लास से मनाती हैं। इस अवसर पर वो अपने घरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाती है और रात में दीप भी जलाती है। आइए देखते हैं कि जो ओणम का त्यौहार है वो और किस तरह से मनाया जाता है और इस दिन पर लोग और क्या क्या चीज़ें करते हैं। ओणम से पूर्व लोग अपने घरों को स्वच्छ करते हैं और ये तो हमारे त्योहारों का बहुत मूल उद्देश्य है कि सबसे पहले हम साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई होती है, घरों के बाहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। घर के आंगन के बीच में फूलों की रंगोली बनाई जाती है। यह रंगोली प्रतिदिन बदल दी जाती है। इसे मलयालम में पूक्कलम कहते हैं। पूक्कलम की सजावट में परिवार के सभी सदस्य अपना अपना योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और छोटे छोटे श्वेत पुष्पों से सजाया जाता है। पूक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों की पूजा होती है। तो आपने देखा कि जो ओणम है उससे पूर्व ही लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, उसके जो अंदर और बाहर दोनों की जो स्वच्छता है उस पर पूरा ध्यान देते हैं और अपने आंगन में फूलों की रंगोली जो पाउडर होती है उससे भी बनाई जाती है। रंगोली जो रंग होते हैं और परंतु यहाँ पे वो किस से रंगोली बनाते हैं? फूलों से। और प्रतिदिन
ये रंगोली को बदलते रहते हैं। मलयालम जो भाषा है उसमें रंगोली को पुक्कलम कहते हैं और इसकी सजावट सिर्फ स्त्रियां अकेले नहीं करती बल्कि परिवार के सभी सदस्य इसमें योगदान देते हैं। फिर विष्णु भगवान और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और छोटे छोटे जो श्वेत पुष्प होते हैं उससे सजाया जाता है और फिर इनकी पूजा की जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। ओणम के दूसरे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को तिरुओणम या थिरुओणम कहते हैं। इस दिन सभी परिजन एकत्रित होते हैं। बाहर गए हुए लोग भी घर लौट आते हैं। लोग स्वच्छ और नए परिधान पहनते हैं। दोपहर के समय सब लोग एक साथ केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत शुभ एवं पवित्र माना जाता है। तो देखिए, ओणम के दूसरे दिन वो लोग क्या करते हैं, जिसे हम तिरुओणम या थिरुओणम भी कहते हैं। इसका अपना विशेष महत्व है। बहुत से लोग, आप जानते हैं कि केरल राज्य में बहुत से लोग बाहर जाकर काम करते हैं, परंतु ओणम के अवसर पर वे सभी लोग अपने घरों में वापस आ जाते हैं, लौट आते हैं और सभी मिलकर, यानी परिवार के सभी परिजन मिलकर भोजन करते हैं और साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। वो नए कपड़े पहनते हैं और सबसे बड़ा जो मुख्य विषय है कि वो जो खाना खाते हैं वो केले के पत्ते पर खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो केले का पत्ता है वो जो भोजन के विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें अपने में समावेशित कर लेता है। अर्थात ये, अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक फैक्ट है कि जो केले के पत्ते हैं वो बहुत ही भोजन को पवित्र और शुद्ध बना देते हैं। इसीलिए ये ऐसी प्रथा है कि वे केले के पत्ते पर अपना भोजन करते हैं, जिसे वो शुभ और पवित्र मानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ओणम के दिन विविध प्रकार के व्यंजन एवं स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी अर्थात पकौड़ी और पायसम अर्थात खीर मुख्य व्यंजन है। धान, नारियल, केला आदि केरल की मुख्य फसलें हैं। इन्हीं के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। ओणम हर्ष उल्लास का त्यौहार है। इस दिन केरलवासी तरह तरह के खेल आयोजित करते हैं। स्त्रियां और बालिकाएं ताली बजाते हुए समूह में नृत्य करती हैं, जैसे केकोट्टिकली नृत्य कहते हैं, जिसे नौका दौड़ का आयोजन इस पर्व का विशेष आकर्षण है। तो आपने देखा कि ओणम के अवसर पर वो कितना स्वादिष्ट और जो स्वादिष्ट व्यंजन करते हैं, जो पकवान बनते हैं। आपको ये ज्ञात ही होगा, जो केरल राज्य है वहाँ पर चावल और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है और उनके जो व्यंजन में ये दोनों चीज़ें हमेशा आप पाएंगे। इसलिए वो चावल, दाल, पापड़, सांभर जो एक दाल की रेसिपी की तरह है, खिचड़ी, पकौड़ी और खीर, ये उनके मुख्य व्यंजन हैं जिन्हें वे ओणम के अवसर पर खाते हैं। धान, नारियल और केला ये उनकी मुख्य फसलें होती हैं और वो इन्हीं का प्रयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। सिर्फ ये त्यौहार भोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो स्त्रियां होती हैं वो हर्ष और उल्लास के साथ ताली बजाते हुए सामूहिक नृत्य अर्थात ग्रुप डांस करती हैं और इस नृत्य को केकोट्टिकली नृत्य कहते हैं। इस अवसर पर नृत्य के साथ कुछ खेल आयोजन किए जाते हैं और विशेष रूप से जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो विदेशों से लोग देखने आते हैं, वो है नौका दौड़ अर्थात नावों की दौड़। लोग अपनी नाव पर सवार होकर और उस पर दौड़ लगाते हैं। जो विजयी होता है या जो पहले पहुंचता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। यह दौड़ आरमुला नामक स्थान पर होती है। दूरस्थ गांव में लोग अपनी सजी हुई विशाल नौकाएं लेकर पंबा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। नौका पूजन होता है
इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। सभी प्रतियोगी एक ताल पर अपने चप्पू चलाते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किए जाते हैं। केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ को देखने के लिए देश के अन्य भागों तथा विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यह नगर ओणम के दिन आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हाथियों को विशेष रूप से आभूषणों से सजाया जाता है। सजे हुए हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि राजा महाबली तिरुओणम के तीसरे दिन पाताल लोक को लौट जाते हैं, इसलिए आंगन से रंगोलियां हटा दी जाती हैं। इस तरह ओणम पर्व आनंद और उमंग के साथ संपन्न होता है। तो देखा आपने कि बहुत दूर के गांवों से अपनी सजी हुई नौकाओं को लेकर लोग पंबा नदी पर एकत्रित होते हैं। वहाँ सबसे पूर्व नौका का पूजन होता है। और ये जो नौका है आप यहाँ चित्र में देख ही पा रहे होंगे, सांप के आकार की नौका है। सर्प नौका दौड़ अर्थात सांप के आकार की बनी हुई बहुत पतली सी नौका होती है। उसमें सिर्फ लोगों के बैठने की ही जगह होती है, बहुत पतली सी, जो विशेष रूप से इस नौका दौड़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बाहर विदेशों से भी लोग इस नौका दौड़ को देखने के लिए आते हैं और बहुत से लोग एक साथ इन नौकाओं को चलाते हैं। तो चप्पू चलाते हुए जो नदी में आगे बढ़ता है वही विजेता होता है। और दौड़ में जो विजेता को प्रतियोगिता जो आयोजक है वो उन्हें पुरस्कृत करते हैं। और इसे देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। जो तिरुवनंतपुरम है वो केरल राज्य की राजधानी है और यहाँ पे विशेष रूप से हाथियों को सजाया जाता है। तिरुओणम के आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे, बहुत सुंदर राजशाही ढंग से इन हाथियों को सजाया जाता है, जिसे देखने के लिए हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आपने देखा इस मान्यता के अनुसार तिरुओणम पर जो राजा महाबली पाताल लोक से आते हैं वो इस त्यौहार के अंत में वापस लौट जाते हैं 3 दिन के उपरांत अपने पाताल लोक में। और फिर जैसा कि कथा से ज्ञात है कि जब महाबली वापस लौट जाते हैं तो घरों की में जो रंगोलियां होती है वो हटा दी जाती है और इस तरह से अगले वर्ष फिर महाबली के आगमन की आशा लिए ये त्यौहार समाप्त होता है। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ अपने मन में उमंग और आनंद की बेला को लेते हुए ये त्यौहार बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी ढंग से समाप्त होता है। भारत बहुत से त्योहारों का देश है। हमारे ये त्यौहार ही हमारे जीवन की संजीवनी है। इन त्योहारों से हमें हमेशा सच्चाई की बुराई पर जीत का ज्ञान होता है। अतः जब भी आप कोई त्यौहार मनाएं तो ये ज्ञात रखें कि वो त्यौहार आपको क्या सीख देता है। सिर्फ उस त्यौहार को मनाने से ही आप उस त्यौहार के मूल अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, परंतु आप उस त्यौहार के मनाने के पीछे जो छिपी कथा है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भी अपने जीवन में अपनाएं और महाबली की तरह पराक्रमी, महादानी और इन विशेष गुणों को अपने में समावित करें, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा मुकाम पाए कि महाबली, राजा महाबली के समान आपको भी लोग याद करें। तो आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।